अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। यूँ तो काफ़ी अरसे से आपके साथ सहाफ़ती ज़िंदगी में 25 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि 30 साल होने वाले हैं सहाफ़ती ज़िंदगी में एज ए राइटर, कॉलमिस्ट और एनालिस्ट भी लिखते हुए मुझे इंटरनेशनल मैगज़ीन और रसाइल में, अखबारात में और पाकिस्तान के नंबर 1 अखबारात में लिखते हुए एक मुद्दत हो गई। ये व्लॉग करते हुए भी साल भर बीत गया। मैं सोचता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि हम बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं या आप नहीं भी सुनते, क्योंकि इतने ज़्यादा व्लॉगरों की मौजूदगी में किसी तोती की आवाज़, किसी छोटी सी आवाज़ को आम लोग सुनने के आदी हैं। वाह वाह, फटका दो, नसा दो, ये बंदा तो नेशनल टीवी पे आता है, किसी फ़लाँ चैनल पे आता है, फ़लाँ चैनल पे इसकी आवाज़ ज़्यादा मोतबर है। फिर वो उस मोतबर आवाज़ को जिस तरह कैच कराते हैं हमारे ये जो व्लॉगर आज के हज़रात बने हुए हैं, जो पहले अपने आप को यूट्यूब पे आना या सोशल मीडिया पे आने को कहते थे ये सहाफ़त ही नहीं है भाई, ये क्या सहाफ़त है कि बंदा इंस्टाग्राम पे इनको बेशुमार को तो पता ही नहीं था। यकीन करें, पाकिस्तान के सहाफ़ियों की मैं सारे सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के बड़े जय्यद अजीम सहाफ़ी भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लिखारी हैं, आबद मंटो साहब हैं, बड़े बड़े, और जैसे SM ज़फ़र साहब से वो जिस तरह के इंटेलेक्चुअल, जिस तरह के उनकी गुफ्तगू और जिस तरह के उनके हसन अस्करी साहब, उनसे भी रहती थी उन दिनों मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ़ मुज़ाकरों में, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से मुलाकातें इन तमाम लोगों से मेरी रहती थी। मैं इनको सुनता था, इन पढ़े लिखे लोगों को। शैब बिन अज़ीज़ साहब थे और जनाब हमारे कैसर साहब थे। तो वो जब इन लोगों को मैं सुनता था, इन लोगों को पढ़ता था, इन लोगों के साथ बैठता था, इनकी बातें सुनता था, तो मुझे अजीब एहसास होता था कि पढ़े लिखे लोगों की बातों में कितना वज़न होता है। आजकल मैं देखता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जो ख़ुद को कभी, और ये वो लोग थे जो उन दिनों रिपोर्टिंग में मसरूफ़ थे, क्योंकि चैनल तो थे, होते ज़्यादा नहीं थे। अब कुछ आए भी तो 1-2 चैनल आए थे जिस पे मतलब उनका जो हाल था वो आपके सामने है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि सारे मिलके आधे एक तरफ हो गए हैं, प्रो इमरान हो गया, आधे प्रो नवाज शरीफ ग्रुप हो गए। अब ये दोनों सहाफ़ियों की सिर्फ 2 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती है। तीसरी इकसाम जो मजहबी जमातों के लिए मखसूस सी या मुख्तस सी, वो अब खाद ही पाई जाती है। मतलब कहीं कहीं शायद कोई ऐसा ऑनलाइन बेचारा करने वाला प्रोग्राम, ये वो आगे पीछे कुतब ऑनलाइन और ऐसे वैसे, या जस्टिस नज़ीर अहमद गाज़ी साहब हैं वो करते थे, तो उनके प्रोग्राम काबिल तैश होते थे। लेकिन आजकल तो ऐसे जैसे कहत पड़ गया, सहाफ़ियों का कहत पड़ गया, और वो जो वो बेचना चाह रहे होते हैं उसकी मार्केट नहीं कर पाते, और जो वो मार्केट कर पाते हैं उसके उनको बैक डोर पैसे मिल जाते हैं, और दिल से तो कोई कह नहीं होता, दिल से तो कोई पुकार नहीं रहा होता। और मैं सोचा था कि आज मैं अपने, हमेशा आपके सवालात आते हैं, हमेशा आपके मुझे ईमेल के ज़रिए, मुझे मेरे सोशल मीडिया के ज़रिए, मेरे दीगर प्लेटफार्म से
मतलब सभी से आप मुझे टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे तो आप करीबी दोस्त अहबाब लगे रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या बनेगा, क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि इन्हें क्या बताऊँ, पाकिस्तान के आज के मौजूदा हालात के मतलब मैं इन्हें क्या बताऊँ। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन क्या है, अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंपनियों के साथ कर काम करता हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए काम किया, पाकिस्तान की रियासत के लिए काम किया, डॉक्टर तहरुल काजी साहब के लिए काम किया, इमरान खान साहब के, जंगीर तरीन साहब, इन तमाम लोगों के लिए काम किया। और लेकिन मैं एज ए प्रोफेशन काम करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि उठ के आओ जी भांडे कली करा लो, भांडे कली करा लो वाला कोई चक्कर नहीं है। तो मैं मेरा क्या तो, लेकिन सोचा कि क्या ये सब कुछ हम पैसों के लिए करते हैं या सभी ऐसे करते हैं या क्या तरीक़ाकार है। तो आज मैंने सोचा मैं अपने नाज़रीन से, अपने व्यूअर्स से ये पूछूंगा, कुछ सवाल हैं, पहले आप ये सुन लें फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या आप इमरान खान को रहा होता हुआ देखना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि चंद व्लागरों के हाथों तमाशा बने रहें और वो लाखों डॉलर कमाकर अरबपति बन जाए और आप सिर्फ वाह 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 और दादो तहसीन के नारे बुलंद करते रहें। और फिर क्या आप ये चाहते हैं कि खान की ज़िंदगी के हर दिन वो जो कैद में उनका गुज़रता है, उस कैद में गुज़रने वाली हर दिन के बदले इन नाम नहाद व्लागरों के बैंक अकाउंट्स में इजाफे की वजह ये बने उनका अंदर रहना। और फिर नंबर 4 मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही वजह नहीं है कि कप्तान अभी तक पाबंद सलासल है। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या फार्म 47 के मुल्ज़मान को इक़्तिदार प्लेट में रखकर आप देने को तैयार हैं। और क्या दुनिया की सख्त लड़ाका महारत वाली इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि अपने गले में डालने वाला फांसी का फंदा वो ख़ुद तैयार करेगी। और क्या 47 के मुल्ज़मान खान को इक़्तिदार प्लेट में रख के दे देंगे, ये भी अभी मैंने आपसे बोला। और उसके बाद क्या पीटीआई की अंदरूनी साजिशें और हवसे इक़्तिदार के ख्वाब ने, बल्कि अगर ये कहना चाहें कि आप आखिर में एक सवाल भी ज़रूर करना चाहेंगे मुझसे, इतने सवाल करने के बाद सबसे अहम सवाल भी मुझसे करना चाहेंगे कि खान साहब रहा कब होंगे और हमें इसका सही जवाब कहाँ से मिलेगा। और क्या अब खान साहब के बच्चे कासिम खान नियाज़ी और सलमान खान नियाज़ी को ये एहसास हो चला है कि उनकी बाप की ज़िंदगी से लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान, उनके मुस्तकबिल से लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये वो सवालात हैं जो यकीनन मुझसे सोशल मीडिया पे, मेरी इलेक्ट्रॉनिक मेल पे या दूसरे मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुझसे और तमाम लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम आते कि क्या आप इमरान खान को रहा होते हुए देखना चाहते हैं। तो जवाब तो इसका है, कौन नहीं देखना चाहता, हर बंदा देखना चाहता है। 85% 90% के दरमियान, अब वो 87 है या 88 है, जो भी परसेंट है, वो अवाम ने उसको वोट दिए, वो उसको देखना चाहते हैं। वो उसके लिए मारें खाई, लोगों ने गोलियां खाई, लोगों के घरों से जनाजे उठे। 9:30 में ही हुआ, 26 नवंबर हुआ, सारे सनहात हुए। और फिर भी क्या वजह है कि आज 700 दिन होने के करीब हैं और खान अभी तक अंदर है। क्या वजह है इसकी? कुछ महरक़ात तो हैं और महरक़ात हैं हमने जो चश्म
हमने जो आंखें बंद कर ली हुई हैं हकाइक से, फिर आप क्या आप चंद विलागरों के हाथों में अपनी किस्मत तलाश कर रहे हैं, खां की किस्मत तलाश कर रहे हैं, या आज आपने चंद विलागरों के प्रोग्राम देख के आप बस ये हो गया, बस ये आज जुमे का आगाज़ होते ही ये हो गया, सुबह रात के अंधेरे में सुबह की पहली किरणों के साथ जनाब ये हो गया, अब अडियाला के दरवाजे खुल गए, बनी गाला में सफाइयाँ शुरू हो गई, और इस किस्म के यानी चीज़ें दिखा दिखा के आपको ये मदारी, ये मैं इन्हें डिजिटल मदारी कहूँगा, ये डिजिटल मदारी अपने अकाउंट्स अपनी रकूम में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ से इसका क्या वास्ता है? जवाब है कोई वास्ता नहीं। वो सरेआम आपको बता के हर रोज़ एक ही स्टोरी सुनाते हैं, आज बस वकला मिले, आज बहनें मिली, आज वकीलों को रोक लिया गया, फिर आज खां की रहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में दरखास्तें दे दी गई, आज फिर गंडापुर साहब आ गए, आज फिर वो फ़लाँ मंजर आम पे आ गया हमाद अज़हर, आज फ़लाँ हो गया, आज आपको अंदर हुए हुए, आपको सौबतें बर्दाश्त करते हुए कितने साल हो गए, आप लोग कुछ भी नहीं कर सके। कितनी आबादी है, कितनी तादाद होगी पाकिस्तान की सारी पुलिस, फौज, रेंजर, एफसी और सारी फोर्सेस मिला के, सिक्योरिटी फोर्सेस मिला के 10 लाख 12 लाख। खां को मिलने वाले वोट कितने थे? 3 करोड़ से ज़ायद वोट। अब 3 करोड़ और 10 लाख का कोई मुकाबला है? तो ये 10-12 लाख ये सारे जो मसल्ह फ़ौज है, ये उस फ़ौज उसके इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही सारे जर्नल, अफसर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, एक इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट सिविल भी होती है, मिलिट्री भी होती है, इस्टेब्लिशमेंट जो अदलिया की भी होती है। एक एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वो नहीं चाहती कि उसका मैंने पहले आपको दूसरे सवाल में पूछा था कि क्या इमरान खान को क्या फार्म 47 के मुल्ज़मान इमरान खान को रहा होता हुआ देख सकेंगे? नहीं देख सकते, क्योंकि इमरान की रहाई उनकी मौत है, उनके सियासी कैरियर का ख़ात्मा है। ये ख्वाजा आसफ, ये राना सनाउल्लाह, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम आपी और ये साथी इसहाक, ये इसहाक साहब, डार साहब, ये तो उस 47 की वजह से ही हैं। अगर 47 ना होती तो ये आज भी अंदर होते। तो अब मुझे याद आ रही है भट्टो और शहीद और ज़िया-उल-हक के दरमियान जो तकरार हुई थी कि कब्र एक है और बंदे दो, अब कौन जाएगा? क्या ज़िया-उल-हक जाना पसंद करता? नहीं किया, उसने भट्टो को भेजा कब्र में। खैर बाद में ख़ुद भी गया, लेकिन बड़ा अरसा लगा, बड़ा अरसा इक़्तिदार उसने इंजॉय किया। तो इसलिए कोई बंदा ये पसंद नहीं करता। और अब भी साइफ़र केस में और इस रजीम चेंज तब्दीली के अंदर जिन लोगों ने खान साहब के लिए मुश्किलात का बायस बने, खान साहब की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिशें की, साथी मार दिए गए, क्या वो लोग चाहेंगे कि खान साहब आके उसको पकड़ें, उनका एहतसाब करें? यार ऐसे कौन चाहता है? इतना मोमन माशरा, इतना आइडियल माशरा तो अभी तक अमेरिका, यूरोप में पैदा नहीं हुआ, तो आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, नहीं होगा। तो फिर जनाब क्या यही वजह नहीं कि खान साहब अभी तक पाबंद सलासिल हैं? हाँ, यही वजह है।
اور اس وجہ کو کس نے ختم کرنا ہے؟ آپ تو کر نہیں سکے، آپ تو سالوں سے لگے ہوئے ہیں، درجنوں مہینے ہو گئے آپ لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کر نہیں سکے، اس لیے کہ آپ کے آڑے آ جاتی ہے کوئی نہ. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، اس موبائل اسمارٹ فون کے سامنے بیٹھ کے آپ میرا ولاگ سن سکتے ہیں، آپ حامد میر کا ولاگ سن سکتے ہیں، آپ اسامہ غازی کا ولاگ سن سکتے ہیں، اور دیگر ولاگروں کے، منصور علی خان اور فلاں 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 سب کے آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں. آپ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ باہر دھوپ بہت ہے، باہر گرمی بہت ہے. اندر ہو گئے تو بچوں کے لیے اگلے مہینے کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ صحبتیں برداشت کرنے کو دل نہیں کرتا. اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے ہم 2-4 گالیاں ضرور نکال سکتے ہیں. پھر یہ سوال تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ رجیم چینج اور اس کے بعد دیگر موقع پر 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات پہ ان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان کو سزائیں دی جائیں، یا ان کے ایسا تو نہیں، ایسا تو وہ نہیں چاہیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ جنگ لڑنے کے بعد، یہ چند روز پہلے والی، یہ احساس ہو چلا ہے کہ پی ٹی آئی دن میں تارے دکھا سکتی ہے اپنی قوت کے ساتھ. جیسے فوج کے پاس قوت ہے گولی کی، توپ کی، جہاز کی، فائر کی، میزائل کی، اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس قوت ہے عوام کی. اور انٹرنیشنل میڈیا کو جس طرح وہ کمانڈ کر سکتے ہیں، اس کی وہ قوت ہے، لیکن اس کو مثبت استعمال کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، ویژن رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. پورے سرحد کو تو اقتدار ملا ہوا ہے ماسوائے چند ایک کو چھوڑ کے، لیکن جن کو چھوڑا بھی جائے ان کو بھی پارلیمنٹ، نیشنل پارلیمنٹ، قومی اسمبلی کے اندر ان کو امارات ملی ہوئی ہیں. دبا ہے تو پنجاب، دبا ہے تو کراچی، دبا ہے تو سندھ، دبا ہے تو بلوچستان. اب کے پی کے والوں کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کیوں نکلیں گے عمران کے لیے؟ اور پھر کیا پارٹی کے اندر ہونے والی اندرونی اور بیرونی سازشوں نے عمران خان کے کاز کو، آپ کے مشن کو کمزور نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے، بہت کیا ہے. اور یہاں تک کیا کہ اب ان کی وہ غریزہ فروخی صاحبہ فرماتی ہیں کہ خون خان کی وہ پہلے جیسی وہ نہیں رہی، عوام پذیرائی، وہ پذیرائی پہلے جیسی نہیں رہی. بھائی تم تو پہلے بھی نہیں مانتی محترمہ، آپ تو پہلے بھی نہیں مانتی تھی، تو آج کہہ رہی کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی، تو اس کا مطلب پہلے تھی. تو یہ دیواریں پھیلانگنے والے لوگ یہ باتیں نہیں سمجھتے. یہ ٹرکوں پہ تو کھمبوں پہ چلنے والے یہ صحافی، یہ بعض چند ٹکوں کے لیے بکنے والے یہ نہیں سمجھتے. اور پھر کچھ لوگ ہیں چنگڑ قسم کے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ولاگوں کی وجہ سے ہی پوری دنیا کا جو غم ہے، پوری دنیا کا جو درد ہے وہ ہمارے جگر میں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ناؤ وی آر لیونگ ان 2025 کے جو ہیں وہ قید و ضوابط، اس کی ڈیمانڈ، اس کی ریکوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم لوگوں کو قاعدے اور قانون کے ساتھ جینا ہوگا. تو پارٹی کے اندر جو سازشیں ہیں، اس کی وجہ سے پارٹی نہ صرف کمزور ہوئی ہے، پارٹی کے اندر گن لگا ہے، پارٹی کے اندر زنگ لگا ہے. اور وجہ اس کی کمزور قیادت. دوسرے تیسرے جب آپ کی وہ آپ نے اطلاعات کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہی وہی ہے. آپ نے ان لوگوں کو پہلے بھی وہ جو کیا جن کو خسروں سے مار پڑی تھی،
اور ایسے لوگوں کو آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ دے رکھے ہیں آپ لوگوں کو، تو پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ پھر ہر چیز پہ آپ ایک خاص صوبے کے، ایک خاص پروونس کے لوگوں کو ہی سامنے لانے کی کوشش کریں گے تو باقی پورا پاکستان کدھر جائے گا؟ بات صرف پانی کی تقسیم کی نہیں ہوتی کہ دریاؤں کے پانی کو تقسیم کرنا، بات اقتدار کی تقسیم کی بھی ہوتی ہے۔ عزت و وقار بھی آپس میں اتنا ہی بانٹنا چاہیے جتنی ان کی آپ کی کوانٹٹی ہے، جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے۔ تو جب تک یہ سازشیں ختم نہیں ہوں گی، اور سازشیں ختم کب ہوں گی؟ جب خان خود باہر ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ میری محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی تینوں بہنوں اور ان کے دونوں بھتیجوں جناب قاسم نیازی صاحب، جناب سلمان نیازی صاحب کو بالکل واضح پیغام ہے کہ اس کے لیے محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے، آپ کے گھر نے کرنی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ نے کرنی ہے، اور یا قاسم اور سلمان صاحب کی والدہ محترمہ جمائمہ خان صاحبہ نے کرنی ہے۔ ورنہ کسی بندے کو کوئی کنسرن نہیں ہے، سب کا روزگار لگا ہوا ہے، سب کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، سب کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، 5 کمیٹیوں کے ممبران بن کے بیٹھے ہیں، کمیٹیوں کے سربراہان بن کے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص کو کسی کمیٹی کا سربراہ لگا دیں، اس کو بعد میں کہیں کہ آپ نے خلا کو چھڑانے کے لیے جانا ہے تو وہ لہذا اس کمیٹی سے بھی آپ ذرا چھٹی کریں، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ لوگ ہر خاں کو اتنا سستا کیوں بیچ رہے ہو یار؟ کیا اس کی وقت صرف یہ ہے چند ٹکے جن کے حصول کے لیے آپ لوگ آپس کی جنگیں کر رہے؟ سوچنا ذرا، میرے الفاظ یاد رکھنا۔ اور آخری سوال تھا کہ خان صاحب رہا کب ہوں گے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ الحمدللہ اپنے ذاتی تجربے اور ذاتی مشاہدے، ذاتی تجزیے کی بنیاد پر میرے یہ الفاظ یاد رکھیے گا، ہاں رہا تب ہوگا جب آپ لوگ خاں کی کاز سے، اس ملک سے، دھرتی سے، اپنی پارٹی سے سنسیئر ہوں گے، آپ لوگ مخلص ہوں گے۔ جب ہر بندہ صرف یہ سمجھے گا میں نہ گیا کوئی گل نہیں، اور کئی لاکھ بندے باہر نکلنے تیار ہیں، اس طرح سب یہی سوچ رہے ہوں گے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، باہر کو نہیں نکلے گا۔ تو بھائی جان، خاں رہا تب ہوگا جب آپ اس سوچ سے، اس نکمی اور فرسودہ سوچ سے باہر نکلیں گے کہ خاں کو چھڑانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے یقین، عزم اور طاقت کا۔ اس کے علاوہ باقی بھیک میں مانگا ہوا ہر چیز نہیں مل جاتی، لیکن چھین کے آپ اپنے ہدف کے قریب تر یا ہدف سے بھی زیادہ چھین سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بھیک مانگنی ہے یا آپ نے اپنا حق چھیننا ہے۔ فوج کو اعتماد دیجیے، فوج کا اعتماد لیجیے، اور ان ازلی دشمنوں سے بچیے۔ اصل معاملہ یہ ہے، یہ نہیں کبھی بھی نہیں خاں کی رہائی چاہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔